जो मेरा रोल दिखाया गया, मेरा रोल बहुत दबंग था और दबंग इस तरीके से था कि इन्होंने मेरे रोल को सही नहीं दिखाया और इन्होंने कोशिश किया लियारी को टेररिस्ट हब दिखाने का। लियारी कोई टेररिस्ट हब नहीं है। अगर इनका कोई एजेंट आ जाता तो वो जिंदा सलामत लियारी से नहीं। धुरंधर 2 जब से आई है तब से लोग कुछ इसके सीन्स और कुछ कैरेक्टर के बारे में जानना चाहते हैं, क्योंकि मूवी में बहुत सारी ऐसे सीन्स हैं जो एकदम बिल्कुल रियल लाइफ से इंस्पायर हैं और कुछ सीन ऐसे भी हैं जो एकदम फिक्शनल हैं। और मैं इस वीडियो में उन सभी सीन्स और उन कैरेक्टर के बारे में बताऊंगा जो या तो फैक्ट है या फिर फिक्शनल हैं। नंबर 1, मूवी में एक सीन है जहाँ पे चौधरी असलम लियारी ऑपरेशन करता है और तुम उस सीन को अच्छे से देखोगे तो तुम्हें वहाँ पे एक रिपोर्टर रिपोर्टिंग करते दिखेगा, जहाँ पे वो उस ऑपरेशन की लाइव रिपोर्टिंग करता है। अंदर हो जा, मर जाएगा। और ये सीन काफी फिल्मी और फिक्शनल लगता है, बट इन रियलिटी ये सीन ऐसे हुआ था जिसमें चौधरी असलम और उनकी टीम लियारी में ऑपरेशन कर रही थी और वहाँ पे एक रिपोर्टर उस घटना की लाइव रिपोर्टिंग कर रहा था। नंबर 2, मूवी में एक सीन है जहाँ पे उजैर बलोच अरशद पप्पू को मार के उसको अपनी गाड़ी से बांध लेता है और बीच लियारी में सबके सामने उससे फुटबॉल खेलता है। अब ये सीन मे भी पहले से काफी लोगों को पता हो, लेकिन अभी भी काफी लोग ऐसे होंगे जिनको ये ना पता हो और ये सीन रियल लाइफ में ऐसे ही हुआ था। आपके लियारी के लोगों ने लोगों के गले काट के पीपल्स अमन कमेटी के लोगों ने उससे फुटबॉल खेला था। फैसल साहब मैं भी दिखा सकता हूँ, लेकिन वो फुटेज ऐसी है तो टीवी पे दिखाई नहीं जा सकती। नंबर 3, अर्जुन रामपाल का कैरेक्टर मेजर इकबाल जब अपने घर आता है तो उसके बाप का नाम होता है ब्रिगेडियर जहांगीर, जहाँ पे अब सोर्सेस और न्यूज में ये चीज कहीं क्लेम तो नहीं हुई थी कि इलियास कश्मीरी का कोई ब्रिगेडियर जहांगीर नाम का बाप था, क्योंकि वो एक अंडरकवर एजेंट था तो उसके बारे में ज्यादा न्यूज कहीं पे नहीं है। लेकिन जो मुझे मिला था वो काफी ज्यादा अनएक्सपेक्टेड था, क्योंकि इलियास कश्मीरी की जो फैमिली थी वो पाकिस्तान के 30 गाँव में रहती थी और ये बंदा अपनी फैमिली के साथ नहीं रहता था, इसकी फैमिली और इसकी बच्चों के साथ इसका बड़ा भाई रहता था। और जब कश्मीरी की डेथ होती है तो उसका बड़ा भाई इंटरव्यू देता है कि वो 6 साल से अपनी बीवी बच्चों से मिलने तक नहीं आया है और उसकी एक 4 साल की बेटी भी है। आई नो तुम लोग इस बात पे क्या सोच रही हो, क्योंकि मैंने भी वही सोचा था। अब बात करते हैं ब्रिगेडियर जहांगीर की, तो वो उसका बाप नहीं था। ब्रिगेडियर जहांगीर एक पाकिस्तानी ऑफिसर था जो कराची के लियारी 2012 और 13 के दौर के ऑपरेशन में इन्वॉल्व हुआ था। अब उसका नाम लियारी गैंग वॉर के कॉन्टेक्स्ट में इसलिए आता है क्योंकि रेंजर्स और आर्मी ऑफिसर ने वहाँ के गैंग्स जैसे उजैर बलूच, रहमान डकैत के खिलाफ बड़े स्केल पर एक्शन लिया था। सो आई थिंक अब आपको ये कंफर्म हो गया होगा कि ब्रिगेडियर जहांगीर मेजर इकबाल का बाप नहीं था और ये पार्ट मूवी का एकदम फिक्शन पार्ट है, नॉट इन रियल। नंबर 4, हमजा जब दाऊद इब्राहिम के घर जाता है तो दाऊद उसको बोलता है कि जब भी कोई पाकिस्तान की गद्दी को संभालता है तो उसको पहले मुस्लिम कौम के लिए अपनी वफादारी साबित करनी पड़ती है। और उसमें वो कुछ नाम मेंशन करता है जो पहले लियारी के राजा रह चुके थे, जिसमें वो काला नाग, लालू, रहमान बलूच और हाफिज सईद का नाम लेता है। लेकिन दाऊद भाई ने जो 2 नाम इसमें बताए थे, लालू और हाफिज सईद, वो कभी लियारी के राजा थे ही नहीं, बल्कि उनकी जगह पे सीरू रहा था जो कि लियारी का सबसे पहला राजा था जिसने लियारी में 1980 तक राज किया था। उसके बाद काला नाग आया, फिर अरशद पप्पू की फैमिली, उसके बाद रहमान डकैत ने अपनी पावर का इस्तेमाल करके अरशद पप्पू की फैमिली को साइड कर दिया था और लियारी का राजा बन गया था। उसके बाद रहमान डकैत के मरते ही अरशद पप्पू ने वापस से अपना कंट्रोल बनाया। फिर एंट्री होती है उजैर बलूच की, जो कि अरशद पप्पू को मार के लियारी पे अपना कंट्रोल बनाता है। अब ये जो मूवी में दिखाया गया ये एकदम रियल है, लेकिन दाऊद भाई ने जिस हाफिज सईद की बात करी थी वो बंदा 26/11 अटैक का मास्टरमाइंड माना जाता है। और अब खबर आ रही है पाकिस्तान से कि हाफिज सईद, मुंबई हमलों का गुनहगार हाफिज सईद भारत को जिम्मेदार बता रहा है, भारत को धमकी दे रहा है। और अब तो ये पाकिस्तान की जेल में बंद है, तो ये वाला पार्ट मूवी का एकदम फिक्शन पार्ट है। हाफिज सईद लियारी का राजा नहीं था बल्कि 26/11 अटैक का मास्टरमाइंड था। नंबर 5, मूवी में एक कैरेक्टर है अमरजीत जो कि बताता है कि बॉर्डर के उस पर पंजाब से कुछ लोग कराची आ रहे हैं नारकोटिक्स लेने के लिए और इंडिया में बेचकर उनसे जो मुनाफा आता है उससे बाहर के देशों से सामान खरीदा जाता है इंडिया पे एंटी नेशनल एक्टिविटीज करने के लिए। अब ये बात एकदम सच है, क्योंकि रिपोर्ट्स में ये चीज कई बार क्लेम हुई थी कि पंजाब के कुछ लोग कराची के रैकेट से जुड़े हुए थे, क्योंकि पंजाब में केमिकल और पाउडर की डिमांड काफी ज्यादा हाई थी, इसलिए कराची से आया हुआ सामान इजीली वहाँ पे मिल जाता था। And well, Pakistan's cross-border drug racket that has been exposed, details coming in of how 50 kilograms of heroin seized by Punjab Police's anti-narcotics task force has just emerged. The shipment was sent by ISI-backed drug smugglers.
अब बात करते हैं इसके पैसे से खरीदे हुए आर्म्स और वेपन्स की। इसको मैं डिटेल में बताऊंगा तो शायद हो सकता है कि वीडियो बहुत लंबा हो जाए, इसलिए मैं आपको इसको शॉर्ट में बता देता हूँ कि कराची से आया हुआ सामान इंडिया में काफी महंगा मिलता था और उस पैसे को हवाले के जरिए पाकिस्तान भेजकर अमेरिका और रशिया के ब्लैक मार्केट से आर्म्स खरीदे जाते थे। इंडिया के सिक्योरिटी एजेंट्स ने ये चीज कई बार क्लेम की थी कि नार्कोटिक्स, फेक करेंसी और ये जो वेपन्स है ये सारी चीजें एक ही फंडिंग चेन का हिस्सा हैं। तो अभी ये समझ आ गया होगा कि मूवी में ये जो दिखाया गया था ये एकदम रियल था। नंबर 5, वेट मैं एक चीज बताना भूल गया कि ये जो पंजाब से पिंदा नार्कोटिक्स लेने के लिए आता था ये कोई और नहीं बल्कि हरविंदर सिंह रिंदा से इंस्पायर है। नंबर 6, अतीक अहमद मूवी में दिखाया गया है और तुम्हें पता हो कि ये बंदा यूपी का बहुत बड़ा गैंगस्टर था जो कि एक बार लोकसभा से एमपी भी रह चुका है। अब मूवी में बताया गया है कि उसका आईएसआई के साथ कनेक्शन था कि इस बंदे के आईएसआई लश्कर तैयबा के साथ बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन थे और उसने एक इंटरव्यू में खुद बोला था कि उसके पास वेपन्स की कोई कमी नहीं है। मूवी में जब इसका एनकाउंटर होता है तो उससे पहले एक रिपोर्टर इसका इंटरव्यू ले रहा होता है जिसमें वो बोलता है कि मेन बात ये है और उसके बाद इसका एनकाउंटर कर दिया जाता है। तो सेम टू सेम इस बंदे के साथ रियल लाइफ में भी कुछ ऐसा ही हुआ था। A former Indian politician and his brother have been shot dead while on live TV whilst in police custody. Atiq Ahmed and his brother. नंबर 7, मूवी की एंडिंग में दिखाया जाता है कि हमजा जावेद खनानी को बिल्डिंग से फेंक देता है और वो नीचे इलेक्ट्रिक वायर्स में फंस के मर जाता है। ये काफी हद तक फिल्मी रिवेंज लगता है, लेकिन तुम ये जानकर हैरान हो जाओगे कि जावेद खनानी की डेथ एग्जैक्टली ऐसे हुई थी। वो अपने ही कंपनी के 4th फ्लोर से गिर जाता है और नीचे इलेक्ट्रिक वायर में फंस जाता है। पुलिस के मुताबिक जावेद खनानी अपने दफ्तर की जेर तामीर इमारत का मुआयना करने गए थे, जहां से उन्होंने मुबैना तौर पर 4थी मंजिल से कूदकर खुदकुशी कर ली है। वीडियो खत्म करने से पहले आप भी मुझे ये बताओ कि वीडियो का कौन सा पार्ट आपको सबसे ज्यादा शॉकिंग लगा था।